Hello guys, good morning and welcome to the 8 a.m. session of current affairs। आप लोगों को पता है डेली 8 a.m. पे मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ लाइव सेशन ऑफ करंट अफेयर्स, जहां पे आप लोगों का काम है डेली लाइफस्टाइल से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स को समझना, इमेजेस के वाइज आप लोगों को उनको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पक्का आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सो मेरा काम है टू हेल्प यू विद दिस करंट अफेयर सेशन डेली। आप लोगों का काम है वीडियो को लाइक करना, डेली इस टाइम पे आ जाना वीडियो के लिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ पहुंचवाते रहिए। सबसे पहले तो जो लोग प्रेजेंट है तो वो प्लीज एक बार कमेंट करके अपनी प्रेजेंट बता दीजिए, कि जिस वजह से मेरे को पता चले कि आप लोग आ चुके हैं। और जो लोगों को कुछ भी डाउट है तो प्लीज वहां पे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते रहिए। डेली मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लेके आता रहूंगा। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बैंड ऑल द एंट्री ऑफ फॉरेनर्स? किस देश ने सभी विदेशियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन नंबर ए स्पेन, ऑप्शन नंबर बी इटली, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका एंड ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। चलिए कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर मैं आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन भी देता हूं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है अमेरिका। एट प्रेजेंट कोविड 19 या कोरोना वायरस के चलते हुए अमेरिका ने सभी विदेशियों को मींस फॉरेनर्स को प्रवेश पर रोक लगा दी है। वहां पे जो लोग भी फंसे हुए हैं उनको उनकी कंट्रीज अगर इमिग्रेट करना चाहती है तो अलग बात है, बाकी वहां से उन लोगों को बाहर निकलने की भी परमिशन नहीं है, और भी फॉरेन ऑफिसर्स जो वहां पे जाना चाहते हैं उनके लिए भी कोई परमिशन नहीं है। बात करें इसकी तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 अप्रैल 2020 को अमेरिका में किसी भी विदेशी के प्रवेश पर टेम्परेरी रूप से बैन लगा दिया है, अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहे अमेरिका, एट प्रेजेंट देखा जाए तो सबसे ज्यादा डेथ अमेरिका में हो गई है, विदेशी नागरिकों को रोकने का फैसला किया है, क्योंकि ऐसा मानने में आ रहा है कि विदेशी नागरिकों के साथ ही कोरोना वहां पे और बढ़ता जा रहा है। तो अब यहाँ पे एक समय में कोरोना वायरस को इंटरनली टैकल करना ही एक ऑप्शन बचता है। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अब किसी भी तरह के इमिग्रेशन पर रोक लगा दी है। हालांकि ये रोक अभी टेम्परेरी है और आगे जाते जैसे ही इस कंडीशन कंट्रोल में आती है उसके बाद इसके वापस रीओपन किया जा सकता है। आप लोगों को पता है आई थिंक ये 60 डेज तक के लिए लगाई गई है एट प्रेजेंट, बट इसका कोई ऑफिशियल कितने दिन के लिए लगी है इसके ऊपर कोई डिक्लेरेशन नहीं मिला है, बट ये टेम्परेरी अभी वहां पे फॉरेनर्स के आने जाने पे कंप्लीट बैन लगा हुआ है। आप लोगों को पता ही है अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप और वहां की करेंसी है अमेरिकन डॉलर। और एट प्रेजेंट एक यूएस डॉलर 75 इंडियन नेशनल रुपीज के बराबर है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, ये वैल्यू बदलती रहती है। और अभी आप लोगों को पता है क्रूड ऑयल के भाव सडनली बहुत कम हो गए, इस वजह से यहाँ पे आप लोगों के जो ओवरऑल मार्केट रेट से आगे जाते जाते चेंज होते रहेंगे, जिस वजह से आप लोगों को डेली अपडेटेड रहना जरूरी है। तो एट प्रेजेंट इस क्वेश्चन का आंसर है कि अमेरिका ने सारे के सारे फॉरेन ट्रैवलर्स पे बैन लगा दिया है। और भी कंट्रीज हैं ऐसा करने वाली, बट अभी लेटेस्ट में लेटेस्ट 20 अप्रैल को अमेरिका ने ये डिक्लेरेशन दिया है, इस वजह से ये आप लोगों को बताने के लिए था। चलिए लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायरेक्टर ऑफ विच फेमस कार्टून कैरेक्टर जेन डिच हैज पास्ड अवे? जेन डिच उनका नाम है, कार्टून कैरेक्टर का नाम नहीं है। किस प्रसिद्ध कार्टून चरित्र जिन खाई मींस सॉरी ये हिंदी ट्रांसलेशन गलत हो गया है, इसका ट्रांसलेशन होना चाहिए किस प्रसिद्ध कार्टून कैरेक्टर के निर्देशक जेन डिच का निधन हो गया है? तो हिंदी के लिए आप लोग माफी चाहता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। ऑप्शन नंबर ए मिक्की माउस, ऑप्शन नंबर बी टॉम एंड जेरी, ऑप्शन नंबर सी डोरेमोन एंड ऑप्शन नंबर डी मोटू पतलू। तो हाल ही में आप लोगों ने न्यूज अलग अलग सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारी इमेजेस के साथ देखी होगी, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इसका आंसर तो आप लोग कमेंट करेंगे। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, बहुत जल्दी सब लोगों को कमेंट करके मुझे बताना है। लाइव सेशन है जिस वजह से हम लोग अच्छे से डिस्कशन कर सके, और आप भी और कुछ चीजें बताना चाहते तो प्लीज कमेंट करके पोस्ट कीजिए। तो इसका आंसर है टॉम एंड जेरी के निर्देशक थे जेन डिच, जिनका निधन हाल ही में हो गया है। दुनिया को एनिमेशन की ताकत से रूबरू कराने वाले ऑस्कर विनर जेन डिच का हाल ही में निधन हो गया है। उनकी एज 95 ईयर्स थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि उनकी एज थी 95 ईयर्स की। जेन डिच एक एनिमेटर थे, प्रोड्यूसर थे और एक बहुत ही एक्सपर्ट फिल्म डायरेक्टर थे, जिनको मशहूर कार्टून कैरेक्टर टॉम एंड जेरी के कारण सबसे ज्यादा पहचाना जाता है। टॉम एंड जेरी को
आप लोग ऐसा बोल सकते हो पैदा करने वाले जेन डिच थे। तो ये एनिमेशन दुनिया में जो सबसे सक्सेसफुल कार्टून्स में से एक है। आप लोग देखा जाए तो टॉप के ऊपर हमेशा टॉम एंड जेरी देखने को मिलेंगे। हाल ही में मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा जिसने बचपन में कभी टॉम एंड जेरी को नहीं देखा होगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये हमारे लिए बहुत बहुत समझने वाला क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये हम लोग इससे बहुत बाजू में से जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इनका नाम है जिन डिच और इनकी डेथ हो गई है एट प्रेजेंट 95 ईयर्स की एज के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच हाई कोर्ट्स विल अपॉइंट न्यू चीफ जस्टिस? किन उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी? ऑप्शन नंबर ए बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी ओडिशा एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इसकी मैं बात करूं तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बात करी थी कि बॉम्बे, मेघालय और ओडिशा में हाई कोर्ट्स में नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति होने वाली है। इसकी मैंने आपको इमेजेस भी बताई थी। तीनों के तीनों जो आप लोगों को चीफ जस्टिस देखने को मिल रहे हैं, ये बॉम्बे, मेघालय और ओडिशा में अपनी कारभार संभालने वाले हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एट प्रेजेंट, उनके नेतृत्व वाली सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे, ओडिशा और मेघालय हाई कोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की थी और इनका सिलेक्शन एट प्रेजेंट फाइनल भी हो गया है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता जो आप लोग यहाँ पे राइट साइड पे देख रहे हैं, इनको बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश भूषण धर्माधिकारी की जगह नियुक्त किया गया है। तो आप लोगों को याद रखना है दीपांकर दत्ता जी बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे और इनसे पहले जो बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उनका नाम था भूषण धर्माधिकारी। सेकेंड इमेज जो आप लोगों को राइट से दिख रही है वो है जस्टिस विश्वनाथ सोमददर, मेघालय हाई कोर्ट में वो मोहम्मद रफीक जी की जगह लेंगे और न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक जी संजू पांडे की जगह ओडिशा के हाई कोर्ट में लेंगे। तो आप लोगों को याद रखना है दीपांकर दत्ता जी बॉम्बे, विश्वनाथ सोमददर मेघालय एंड मोहम्मद रफीक जी ओडिशा। तो ये तीनों के तीनों आप लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को पता होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बात करी थी, पर इस बार बहुत अच्छे से समझाने के लिए क्वेश्चन को मैंने आप लोगों के लिए वापस से रिपीट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच बैंक हैज लॉन्च्ड द वॉइस बैंकिंग सर्विस फॉर द कस्टमर? किस बैंक ने ग्राहकों के लिए वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर ए आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन नंबर बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर सी यस बैंक एंड ऑप्शन नंबर डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन तो रिपीटिंग है और इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंने कल के वीडियो में इसके ऊपर थोड़ा बहुत रोशनी डाली थी। तो इसका आंसर है आईसीआईसीआई बैंक ने ग्राहकों के लिए लॉन्च की है वॉइस बैंकिंग सर्विसेज। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आईसीआईसीआई, याद रखिए इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आईसीआईसीआई बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए एक तो आप लोगों का गूगल असिस्टेंस और अमेजोन के एलेक्सा वॉइस चैट के साथ वॉइस बैंकिंग सेवाओं की नई सर्विस स्टार्ट करने जा रहा है। ये सेवा ग्राहकों के लिए बैंक विद देयर वॉइस, अपनी आवाज के माध्यम से, आप लोगों को टैग याद रखने, बैंक विथ देयर वॉइस, अपनी आवाज के माध्यम से बैंकिंग संबंधित प्रश्नों के जवाब, आप लोगों का बैलेंस और ट्रांजैक्शन की जानकारी तथा क्रेडिट कार्ड की आप लोगों की जो एक्सपायरी डेट होती है, इस सब से रिलेटेड जानकारी आप लोगों को इजीली पहुंचा सकेगा। मतलब आप लोग बहुत सारे काम जो आप लोगों को ट्रांजैक्शन वेरीफाई करने हो, आप लोगों का बैलेंस चेक करना हो, ऐसे कामों के लिए आप लोगों को बैंक जाने की जरूरत नहीं है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि 24/7 सर्विस आप लोगों के लिए चालू रहेगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ लें आप लोगों के लिए जो मैंने स्क्रीन पे इमेज डाली है। इसमें से सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक ने इंटीग्रेट्स इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड मल्टी चैनल चैट बूट आईपाल। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। द मल्टी चैनल चैट बूट इज नोन एज आईपाल विद द वर्ल्ड्स टू मोस्ट पॉपुलर वॉइस असिस्टेंस एप्स Amazon Alexa एंड गूगल असिस्टेंस। मतलब गूगल असिस्टेंस और Amazon Alexa का यूज करके यहाँ पे वॉइस चैट की मदद से आप लोग अपने बैंकिंग फैसिलिटीज को अच्छे से घर बैठे एक्सप्लोर कर पाएंगे। द फैसिलिटी इनेबल्स द कस्टमर्स टू अंडरटेक अ होस्ट ऑफ बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स विद जस्ट अ सिंपल वॉइस कमांड्स। मींस वॉइस इंटरफेस जो आप लोगों के लिए बहुत इजी कमांड के साथ यूज करता हुआ पाया जाएगा। आप लोगों ने आई थिंक एलेक्सा कभी किसी ने यूज किया होगा तो आप लोगों को पता है कि उसको कमांड देना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कस्टमर्स
अपना सेविंग अकाउंट बैलेंस, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स और भी कुछ बैंकिंग रिलेटेड क्वेरीज, मतलब प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड क्वेरीज को 24/7 ब्रांच को विजिट किए बिना यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, आईसीआईसीआई बैंक की जो स्थापना हुई थी, स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1994 में, और एट प्रेजेंट इनके चीफ है संदीप बत्रा। यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है, मैं लिख देता हूँ। संदीप बत्रा इज द चीफ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, और सीईओ हैं एट प्रेजेंट संदीप बख्शी। यहाँ पे आप लोगों को तीनों के तीनों डेटा याद रखने हैं कि आईसीआईसीआई बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1994 में, अध्यक्ष है संदीप बत्रा और सीईओ है संदीप बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। हाउ मच हैज फिच रिड्यूस्ड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट टू? फिच ने भारत के जीडीपी विकास अनुमान को कितना कम कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए 3%, ऑप्शन नंबर बी 2.8%, ऑप्शन नंबर सी 2% एंड ऑप्शन नंबर डी 1.8%। देखिए आप लोग इसका आंसर कमेंट करते रहिए, तो मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि एट प्रेजेंट कोविड-19 के चलते सारे के सारे जो वर्ल्ड जो ऐसे इंस्टीट्यूट्स है जो हर एक कंट्री का जीडीपी एस्टिमेशन करते हैं या ग्रोथ एस्टिमेशन करते हैं, उन लोगों ने वर्ल्ड वाइड जो आप लोगों का जो ग्रोथ एस्टिमेशन है वो सारी की सारी कंट्रीज का माइनस में जान दिया है, खाली इंडिया और चाइना का प्लस था। वो हम लोगों ने ग्रोथ एस्टिमेशन की बात करी थी। जीडीपी की बात करें तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने अपने डेटा एनालिसिस के ऊपर से इंडिया को अलग अलग रेटिंग दी, और वो हर एक रेटिंग अप्रोक्सीमेटली 2 से लेके 3% के आसपास रह रही है। तो फिच रेटिंग की बात करूं तो फिच ने एट प्रेजेंट इंडिया को 1.8% रेटिंग दी है। इसके बारे में बात करें तो रेटिंग एजेंसी फिच सॉल्यूशंस ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इंडिया के लिए इकोनॉमी के हिस्सा अपने जो ग्रोथ को है, हमारी जीडीपी इकोनॉमी को घटाकर 1.8% कर दिया है। फिच सॉल्यूशंस ने कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए ये रेटिंग्स घटा दी गई है। अपने पहले अनुमान को 4.6% को बदल के जो एट प्रेजेंट 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के लिए रेटिंग पहले दी गई थी साल के स्टार्टिंग में 4.6%, जिसको घटाकर फिच ने 1.8% कर दिया। मैंने यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट के बहुत 2-3 वीडियो पहले आप लोगों के लिए डाला था। अगर आप लोग रेगुलरली मेरे वीडियो देखते हो तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के जीडीपी रेटिंग को वहां पे कंपेयर करके बताया था। आईएमएफ था, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड था, जिसने सबसे ज्यादा रेटिंग दी है भारत को। कितनी रेटिंग दी है वो आप लोगों को देख लेना। ये क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जाएंगे, स्पेशली अगर आप लोग बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड काम कर रहे हो तो, और अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, और अगर आप लोग प्रीलिम्स क्रैक करते हो, और अगर आप लोगों का सेकंड इलेक्टिव सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, तो भी ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये सब चीजों का ध्यान रखिए। दिस कैन बी आस्क्ड इन बैंकिंग एंड यूपीएससी एग्जामिनेशन स्पेशली। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद? राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए कपिल देव त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी अभय पी उदेशी, ऑप्शन नंबर सी रुचिरा कंबोज एंड ऑप्शन नंबर डी माइकल डी पत्रा। तो मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत रिपीटिंग है, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि एक्स आईएएस ऑफिसर, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर, जो है कपिल देव त्रिपाठी, जिनको प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी के सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंट कर दिया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा दैट इज द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के पूर्व अधिकारी रिटायर्ड ऑफिसर कपिल देव त्रिपाठी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सचिव के तौर पे नियुक्त किया है। उनका जो कार्यकाल रहेगा, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, राष्ट्रपति कोविंद के पद पर बने रहने तक रहेगा। जितने समय तक हमारे प्रधानमंत्री श्री रामनाथ कोविंद जी बने रहेंगे, उतने टाइम तक इनको वहां पे उनके सेक्रेटरी के तौर पे काम करना है। श्री त्रिपाठी भारतीय प्रशासनिक सेवा दैट मींस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 1980 बैच के असम मेघालय संवर्ग के सेवानिवृत्त अधिकारी है। रिटायर्ड ऑफिसर फ्रॉम द असम मेघालय कैडरे ऑफ द ईयर 1980। फिलहाल वे सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। He was the chairman of Public Enterprise Selection Board and now he is the secretary to the president on the contract basis. यहाँ पे आप लोग लेटर देख सकते हैं जिनको साइन किया है पीके त्रिपाठी जी ने, सेक्रेटरी ऑफ अपॉइंटमेंट्स कमिटी एंड कैबिनेट एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर। यहाँ पे आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which ministry has released the national list of intangible cultural heritage of India? किस मंत्रालय ने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत
की राष्ट्रीय सूची जारी की है? ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड ऑप्शन नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जल्दी से इसका आंसर आप लोगों को देना है, जल्दी 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 कमेंट करना है आप लोगों को। इतना ज्यादा देर हम लोग वेट नहीं कर सकते, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं तभी कमेंट करने की आप लोग तैयारी रखिए, जिस वजह से हमारा समय बचता रहे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सांस्कृतिक मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय ने भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची जारी की है। यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर लॉन्चेस द नेशनल लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री स्वतंत्र प्रभारी प्रहलाद सिंह जी पटेल द्वारा भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, की राष्ट्रीय सूची जारी करी है। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत आईसीएच की राष्ट्रीय सूची संस्कृति मंत्रालय ने विजन 2024 के भाग से लॉन्च की है, जिसका लक्ष्य भारत के विविध राज्यों की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की परंपराओं के बारे में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एक जागरूकता फैलाना, टू अवेयर द पीपल एट द नेशनल एंड द इंटरनेशनल लेवल अबाउट आवर रिच कल्चरल हेरिटेज, आवर ट्रेडिशंस एंड मेनी मोर थिंग। और इस वजह से वी कैन इजीली प्रिजर्व आवर रिच हेरिटेज। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऐसे एफर्ट लगा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच कंट्री विल रिक्वायर द गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर द ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप ऑफ द इंडियन कंपनीज एंड एनी चांस ड्यू टू एफडीआई? किन देशों से एफडीआई के कारण भारतीय कंपनियों के स्वामित्व के हस्ताक्षरण और किसी परिवर्तन के लिए सरकार का अनुमोदन आवश्यक होगा, सरकार की मंजूरी आवश्यक होगी? ऑप्शन नंबर ए लैंड शेयरिंग कंट्रीज, जिसको आप लोग बोल सकते हैं जमीनी सीमा साझा करने वाले देश। ऑप्शन नंबर बी सार्क कंट्रीज, ऑप्शन नंबर सी नाटो एंड ऑप्शन नंबर डी एशियन आसियान कंट्री, ASEAN। तो इसका आंसर है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए लैंड शेयरिंग कंट्रीज। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण की संभावना को रोकने के लिए एफडीआई नीति को चेंज किया गया है। सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीति, जिसको हिंदी में आप लोग बोल सकते हो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति को 18 अप्रैल को समीक्षा की है उसकी। भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करने वाले देश से आने वाले एफडीआई के कारण भारतीय कंपनी के स्वामित्व के हस्तांतरण में किसी और परिवर्तन के लिए सरकार का अनुमोदन आवश्यक होगा। यू कैन से दैट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द कंट्रीज which India share the land border shall be under the government approval route. Transfer of the ownership of an existing or future foreign direct investment in an Indian entity directly or indirectly resulting in the beneficial ownership falling within this restriction will require prior government approval। मतलब गवर्नमेंट अप्रूवल के बिना जो ऐसी कंट्रीज है जिनके साथ हम लोग लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, वो कोई भी ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं कर सकते, कोई भी अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ चेंजेस नहीं कर सकते। अभी तक रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, मीडिया और फार्मास्यूटिकल्स और इंश्योरेंस सेक्टर को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में विदेशी निवेश के लिए सरकार की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं थी। आप लोगों को याद रखना है कौन से सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। तो सबसे पहले है आप लोगों का रक्षा क्षेत्र, मतलब डिफेंस बजट। दूसरा है अंतरिक्ष, दैट इज द स्पेस साइंस। थर्ड इज परमाणु ऊर्जा, न्यूक्लियर साइंस। फोर्थ इज मीडिया, फिफ्थ इज फार्मास्यूटिकल्स एंड द लास्ट वन इज इंश्योरेंस सेक्टर। तो ये थोड़ा बहुत अभी गवर्नमेंट एफडीआई पॉलिसीज को कर्ब कर रही है, मींस चेंज ला रही है टू प्रमोट लोकल ऑब्वियसली बिजनेस, ऐसा आप लोग मान सकते हो एट प्रेजेंट। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैंड शेयरिंग कंट्रीज, जमीनी सीमा साझा करने वाले देश। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन है, व्हेन इज द सिविल सर्विस डे सेलिब्रेटेड? सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 19th of April, ऑप्शन नंबर बी 20th of April, ऑप्शन नंबर सी 21st of April एंड ऑप्शन नंबर डी 22nd of April। तो इसका आंसर है सिविल सेवा दिवस, सिविल सर्विस डे सेलिब्रेट किया जाता है 21st of April, ऑप्शन नंबर सी को। हर साल 21st of April को यह मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा हर साल 21 अप्रैल को सिविल सर्विस सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को पहली बार 21 अप्रैल 2006 को मनाया गया था। याद रखिए कब मनाया गया था, सबसे पहले 21 अप्रैल 2006 को। इस दिन भारत के फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 1947 में दिल्ली के मेटकाफ हाउस में
स्वतंत्र के बाद पहली बार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों, दैट मींस यू कैन से द ऑफिसर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के संबोधन को भी याद किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने संबोधन के दौरान सिविल सेवकों, दैट मींस सिविल सर्विस ऑफिसर्स को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया के रूप में संदर्भित किया था, मींस दे वर रिफर्ड टू एज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था कि कोई भी कंट्री के गवर्नेंस को रन करने के लिए सबसे ज्यादा एफर्ट्स लगाते हैं वो होते हैं सिविल सर्वेंट्स। This day is celebrated as an occasion for the civil servants to rededicate themselves to the cause of the citizen and renew their commitment to the public service and the excellence in the work. तो आप लोगों को ध्यान रखना है, every year 21st of April is celebrated as the Civil Service Day. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, which platform has been started to address the question related to COVID-19? कोविड-19 से संबंधित प्रश्नों को संबोधित करने के लिए कौन सा मंच शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए कोविड भारती सेवा मंच और सर्विस प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर बी कोविड इंडिया सर्विस प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर सी कोविड कंट्री सर्विस प्लेटफॉर्म एंड ऑप्शन नंबर डी कोविड सर्विस प्लेटफॉर्म। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करते रहिए, मैं आप लोगों को बताता हूं। कोविड-19 से जुड़े सवालों का समाधान के लिए कोविड इंडिया सर्विस प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर बी दैट इज द कोविड इंडिया सेवा मंच, इसको स्टार्ट किया गया है। आई एम सॉरी, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कोविड-19 के लिए कोविड इंडिया सेवा नामक एक प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए शुरू किया है। एक्चुअली आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे अवेयरनेस फैलाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है जहां पे आप लोगों को एक टोल फ्री नंबर से बहुत सारे बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन मिल सकती है। कोविड-19 जैसी महामारी की स्थिति में बड़े पैमाने पर पारदर्शी ई गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम बनाने के उद्देश्य से ये सेवा शुरू की गई है। बहुत सारी चीजों की मदद आप लोगों को इसके थ्रू मिल सकती है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस जो आप लोगों के लिए जो ये एफर्ट्स चालू किए गए हैं गवर्नमेंट ने, इसको क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है कोविड इंडिया सेवा मंच, आप लोग बोल सकते हो कोविड इंडिया सर्विस प्लेटफॉर्म। तो ये थे आज के आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन। अगर आप लोगों को पसंद आए हो तो प्लीज आप लोग इसको वीडियो को लाइक करके बता दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।